आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो मेजर चैप्टर है मेजरमेंट्स और उसका टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्केलर्स क्वांटिटीज फर्स्ट। ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जो डायरेक्शन के बगैर भी एक्सप्लेन हो सकती हैं, उन्हें हम स्केलर कहते हैं। ऑल क्वांटिटीज that can be explained by a unit and magnitude। मैग्नीट्यूड मतलब साइज या क्वांटिटी। यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जो हम सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। मास स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अगर आप शॉपकीपर के पास जाके कहते हैं कि 5 किलोग्राम शुगर देते हैं, तो उसमें 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या है, यूनिट है। सो मास स्केलर क्वांटिटीज हो गया हमारे पास। डिस्टेंस स्केलर है, एरिया स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है। ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज की। वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं भाई? अदर देन द स्केलर्स, अगर क्वांटिटी ऐसी है कि उसे डायरेक्शन एक्सप्लेन किए बताए बगैर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, इफ यू आर स्टैंडिंग हेयर एट दिस पोजिशन, दिस इज यू हेयर, एंड समवन आस्क यू टू डिस्प्लेस योर सेल्फ 5 मीटर, अपने आप को 5 सेंटीमीटर सॉरी 5 मीटर मूव करें आप। सो एक्चुअली दैट मेक यू कंफ्यूज। वाई? क्योंकि कमांड कंप्लीट नहीं है। आपको ये तो कहा गया है कि आप मूव करें, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव किया है करना है, इट इज नॉट क्लियर। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज इट रिक्वायर्ड डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सो वेक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि all quantities that can explain by a unit, magnitude, as well as डायरेक्शन, जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की। सो दिस इज द की वर्ड, आर वेक्टर्स क्वांटिटीज। सो सारी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन हम डायरेक्शन के बगैर नहीं कर सकते वो क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया, वेक्टर क्वांटिटी है।
फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, velocity is also vector quantities. So a lot of vectors are there, electric current vector quantity and so on. So अब हम देखेंगे कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ यू कैन ड्रॉ, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर. How you can represent a vector. For example, if I says that an aeroplane is flying at 750 kilometers per hour towards east. तो देखें इसमें 750 क्या है, मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आवर क्या है, यूनिट, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन. तीनों चीजें मिल गई तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है? वी ऑल नो दैट यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन 750 किलोमीटर लॉन्ग ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एम आई राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्केल चूज करना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो. तो हम एज्यूम करते हैं. अच्छा, अब स्केल चूज करते हुए ख्याल करना है कि स्केल शुड नॉट बी सो स्मॉल कि आपकी डायग्राम एक कोने में आ जाए पेपर के, एंड इट शुड नॉट बी दिस लॉन्ग कि आपकी डायग्राम पेपर से बाहर चली जाए. सो एक एवरेज साइज स्केल होना चाहिए. तो हम स्केल क्या ले लेते हैं, एक, लेट अस से दैट 100 kilometer per hour is equal to 1 centimeter. That is good enough. क्योंकि अगर मैं इसका स्केल को 50 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं तो मेरी लाइन 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड 15 सेंटीमीटर में प्रॉबेबली कि वो स्केल पेज से बाहर चली जाए. सो इसलिए मैंने इसको 100 सेंटीमीटर तक रखा. ओके, सो फिर 750 किलोमीटर की लाइन कितनी लंबी हो जाएगी, विल बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट. अब हम स्केल लेंगे और स्केल में देखिए, अगर मैं कंपास ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा. सो ईस्ट हमारे राइट की तरफ है, तो राइट की डायरेक्शन में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एंड हाउ लॉन्ग इट शुड बी 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो यहां से मैंने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 and 7.5 is here. 7.5 सेंटीमीटर. एरो मस्ट बी, वेक्टर्स के साथ एरो लाजमी होना चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर. सो दिस एरो रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर 750 किलोमीटर per hour towards east. This is how you represents a vector. ओके, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो तो हम उन्हें ऐड कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, अगर मैं ए के ऊपर एक छोटा सा एरो ड्रॉ कर दूं तो आई विल रीड इट एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है. दो वेक्टर्स का जो सम होता है, जो रिजल्टेंट होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से. आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर. So a resultant vector is the sum of two or more than two vectors. अच्छा, अब यहां पे प्रोसीड करने से पहले दो बातें ध्यान में रख लीजिए कि अब ओ लेवल के न्यू सिलेबस में you will only find the question that required of adding the right vector at right angle. Only vector at
राइट एंगल, आपके पास सिर्फ वही वेक्टर ऐड करने के लिए आएंगे जो राइट एंगल पे होंगे, इसके अलावा और कोई एंगल आपके सिलेबस में नहीं है। नंबर 2, अब आपके पास चॉइस होगी। चॉइस क्या होगी? यू कैन यूज ड्राइंग मेथड या ग्राफिकल मेथड, और यू कैन डू योर क्वेश्चन बाय कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कौन सा? कैलकुलेशन में आपके पास, क्योंकि वेक्टर राइट एंगल पे है, और राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं? पैथागोरियन थ्योरम। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि ऑलवेज गो फॉर पैथागोरियन थ्योरम, क्योंकि कैलकुलेशन मेथड एक तो शॉर्ट भी है और एक्यूरेट भी है। ग्राफिकल मेथड या ड्राइंग मेथड थोड़ा सा लंबा होता है और इसमें एरर के चांसेस भी आते हैं। सो अभी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसको पहले हम ड्राइंग मेथड से करेंगे और फिर द सेम क्वेश्चन विल बी डन बाय calculation method. Let's suppose I have two vectors. Question. I have this vector. Let me call vector A going towards north, or let's suppose it is a force of 500 Newton, and another force, this is, that is 400 Newton. So we got to add these two forces. फोर्स फैक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले हम चूज करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए कोई स्केल, तो स्केल हम ले लेते हैं इसमें 50 न्यूटन इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, लेकिन स्केल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड ऑन योर अवेलेबल स्पेस। ओके, तो इसलिए आज से 500 न्यूटन कितना हो जाएगा फिर? 10 सेंटीमीटर। और 400 न्यूटन कितना हो जाएगा फिर? 400 न्यूटन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर फाइन एनफ। अब हम स्केल लेंगे और स्केल से पहले हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हियर वी गो। सो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेंटीमीटर विल बी हियर। इसके साथ ही आप एरो लाजमी बनाएंगे, ये एरो, एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब इसके साथ दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, और दूसरी लाइन कितनी होगी? दिस वन, 8 सेंटीमीटर। सो लेट मी डू दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 is here. That is 8 centimeter, and both vectors are right angle. अच्छा, अब देखें हमने वेक्टर्स को ज्वाइन कैसे किया है। इफ यू लुक एट दिस वन, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम एक वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज कि ये वेक्टर है हमारे पास, तो वेक्टर का वो एंड जहां पे एरो इंडिकेट कर रहा है उसे हम कहते हैं हेड, एंड द अदर एंड इज कॉल्ड टेल। ठीक है, हेड एंड टेल। अब यहां देखें इस डायग्राम में 10 सेंटीमीटर वाले वेक्टर का हेड जो है वो टॉप पर है, दिस इज हेड, और 8 सेंटीमीटर का जो टेल है वो उसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज टेल ऑफ द 8 सेंटीमीटर। तो एक का हेड और दूसरे का टेल यहाँ पे ज्वाइन है, इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल मेथड।
क्योंकि इस मेथड में एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन होता है. सो दैट इज द रीजन वी कॉल इट हेड टू टेल रूल या टिप टू टेल रूल भी कहा जाता है. ओके, और टिप टू टेल रूल. ओके, अब हम क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे. रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो भी एक वेक्टर होगा. वो हमेशा पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएगा. तो मैं स्केल से ज्वाइन करता हूं फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड. लेट मी ज्वाइन. ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ को स्केल से मेजर कर लेंगे. लेट मी डू इट फॉर यू. सो हम इसको मेजर करते हैं. Little wait a minute. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It is a little smaller than 13. Let me count it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Say 12.8 centimeter. This answer may have error because we are using digital scale. Not 100% sure. Okay. So 12.8 सेंटीमीटर. और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर है लेकिन क्योंकि क्वेश्चन किस में था, न्यूटन्स में, सो वी हैव टू राइट आवर आंसर इन न्यूटन एज वेल. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल हमने क्या लिया था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 न्यूटन के बराबर है. तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 12.8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके, जो स्केल लिया था 50. सो 12.8 multiplied by 50 is going to give you 640. So answer is coming 640 Newton. Okay. This is your resultant vector R. So R is equal to 640 न्यूटन. और अगर वेक्टर तो डायरेक्शन भी चाहिए होगी, तो आप प्रोटेक्टर या अपने डी से ये एंगल मेजर कर लेंगे. दिस एंगल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. ओके. अब हम इसी क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम में हमें स्केल फिगर यूज करने की जरूरत नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8 एंड 10 आई एम गोइंग टू यूज डायरेक्टली 500 एंड 400 न्यूटन. पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या कुछ बच्चों को ऐसे भी याद है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसमें सी क्या है, हाइपोटेनस है, और ए और बी अदर टू साइड्स, वेदर दे आर परपेंडिकुलर और बेस वट एवर. तो यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर. तो सी की जगह मैंने आर लिख दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए की जगह क्या लेते हैं हम, एक है हमारे पास 500 और दूसरा है 400. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर. अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो 500 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, आंसर इज 410000. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 410000. अब इसका स्क्वायर रूट करना है. आर इज इक्वल टू, आर मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4100, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 410000 इज 640.3. इट इज मोर एक्यूरेट, लेकिन हमें आंसर 2 सिग्निफिकेशन में देना होता है. सो आई विल राइट ओनली 640 न्यूटन एंड यू सी यू हैव गॉट द सेम आंसर. हाँ, फॉर डायरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई बिलीव यू नो द ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट.
सो ऑपोजिट इस ट्राइंगल में आ जाएं, ऑपोजिट क्या है, एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, दिस वन विच इज 8 सेंटीमीटर, और एडजेसेंट कौन सी है, 10 सेंटीमीटर. सो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, tan theta is equal to 8 over 10. So theta will be equal to tan inverse 8 over 10. Let me find out shift tangent 8 over 10. Answer is 38.6. थीटा हमारे पास आया 38.6, और अगर हम इसको 1 डिग्री तक राउंड ऑफ करें तो that is 39 degree, correct to 1 degree. So this is how you sum up the two vector or more than two vector. I recommend you that if you have a choice, and definitely you are going to have the choice, so must go for calculation method, use Pythagorean theorem. Further जो हम डिस्कस करेंगे, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चंस. किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज देयर, a boat is going towards north at 30 kilometer per hour in a river that flowing towards east at 10 kilometer per hour. Find resultant velocity of boat. अब जब वेलोसिटी की बात करेगा तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई. इसे हम सिर्फ पैथागोरन थ्योरम से करेंगे. एक रफ डायग्राम स्केच करेंगे टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज हाउ द बोट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि हमारे पास जो कंपास होता है वो कैसा होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो नॉर्थ की तरफ और क्या स्पीड है इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, अब सेकंड वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो हमने हेड टू टेल रूल से करना है, विच इज गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट. तो हम सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो पहले वेक्टर के हेड से शुरू हो, दिस वे. एंड हाउ लॉन्ग इट शुड बी, 10. ठीक है. रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कहां होगा, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक. दिस विल बी द रिजल्टेंट. सो अब हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सी की जगह आ जाएगा आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. लेट मी यूज माई कैलकुलेटर. So 10 square plus 30 square, answer is r square is 1000. तो स्क्वायर रूट करते हैं, r इज इक्वल टू
square root of 1000, that is 31.6 किलोमीटर पर आवर. राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर में तो हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर. डायरेक्शन के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर tan थीटा आप यूज कर सकते हैं. सो tan थीटा इज इक्वल टू tan adjacent over hypotenuse 30. So theta will be equal to tan inverse 10 over 30. So shift 10 over 30. Answer is 18.4 degree. Round off to degree, nearest degree, 18 degree will be your answer. So this is how you use the Pythagoras theorem to calculate the vectors. अब one more thing, अगर आपके पास एक वेक्टर है, let me name this vector A. And you have another vector that has same length but its direction is opposite, exactly opposite. So इस वेक्टर हम कहेंगे negative of A. Why? This is negative vector of vector A, a vector that has the same length but exactly opposite direction is called negative vector of the given vector. So ये negative vector होगा. याद रखिए कि अगर एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो वेक्टर आएगा. जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कहते हैं. वेक्टर ट्रायंगल में एक और बात आखिरी आपने याद रखनी है कि अगर एक वेक्टर ट्रायंगल आपके पास है, लेट्स सपोज दिस वेक्टर, ये दो वेक्टर और इनका रिजल्टेंट वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल क्या होगा? फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक. ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया. सो इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर. लेकिन अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, जस्ट लुक एट दिस वन. अब देखिए इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है. अगर मैं इनकी नॉमिनेशन करता हूं, ये हो जाएगा ए बी सी और ये भी ए बी सी है. डायग्राम नंबर 1 को देखें आप. डायग्राम नंबर 1 में एक वेक्टर है ए टू बी, दूसरा है बी टू सी और रिजल्टेंट हो रहा है ए टू सी. जबकि डायग्राम नंबर 2 में देखें ए टू बी, बी टू सी और रिजल्टेंट सी टू ए जा रहा है. अगर आप देखें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम नंबर 2 है वो बिल्कुल ऑपोजिट है डायग्राम नंबर 1 के. इट इज नेगेटिव वेक्टर. सो इस केस में जो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा नंबर 2 का रिजल्टेंट वो हो जाएगा 0, बिकॉज द रिजल्टेंट वेक्टर इज जस्ट द वेक्टर ए सी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर सी ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए सी. तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 हो जाता है. और ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट, ऐसी वेक्टर ट्रायंगल जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाए उसे हम कहते हैं कि ये डायग्राम इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि नेट फोर्सेस यहाँ पे 0 आती हैं. पहचान कैसे होगी ऐसे डायग्राम की? बहुत आसान सी बात है. अगर आप डायग्राम नंबर 1 को देखें, आप ए से गए बी, एरो की डायरेक्शन को फॉलो करें, बी से सी गए, ठीक है. अब सी से ए नहीं जा सकते आप, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है. तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर ए सी हो गया. जबकि ए डायग्राम नंबर 2 में ए टू बी, बी टू सी और तीसरा वेक्टर सी टू ए आपको डायरेक्शन में बता रहा है. तो आप जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए. तो इस केस में रिजल्टेंट 0 हो जाता है. और ये केस किस चीज़ का है? बैलेंस फोर्सेस का या इक्विलिब्रियम स्टेट का, ठीक है.
सो बैलेंस फोर्सेस या इक्विलिब्रियम स्टेट में एक पूरा साइकिल बनता है, आपका एरो जहाँ से आप चलते हैं वहीं पे वापस पहुंच जाता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वेक्टर्स. बाकी क्वेश्चन हम पास पेपर्स में करेंगे. टेक केयर.